जय हिंद। वेलकम टू एनलाइटेंड आईएएस एकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्विक रिवीजन सीरीज के जो सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम है उसको फोकस करते हुए हमने क्विक रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट किया है उस सीक्वेंस में ज्योग्राफी के जो अलग अलग टॉपिक्स हम कवर करते आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर करने वाले हैं जो क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक हमने ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हीट बजट और प्रेसिपिटेशन को देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का एटमॉस्फेयर में आज हम कवर करेंगे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि सीजीपीएससी प्री में खासकर जो वन लाइनर क्वेश्चन अब बन रहे हैं प्री में वो बन रहे हैं इस फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो 11th क्लास का एनसीईआरटी है वहां से। इसी सीक्वेंस में ये हालांकि कहने के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, कहने के लिए ज्योग्राफी का है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी का, लेकिन जनरल साइंस के हिसाब से इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है और जो नॉर्मल अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है उसके टॉपिक के अंडर में इन चैप्टर्स को कवर करते हुए इससे क्वेश्चन सब दिए जा रहे हैं। तो आज हम एटमॉस्फेयर इसके कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इन चार टॉपिक्स को मेनली इन 4 हेडिंग्स को आज हम कवर करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना? एक तो मैंने बताया कि किस तरीके से सीजीपीएससी के जो पैटर्न है प्री के लिए वो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे ज्योग्राफी के इस फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी के टॉपिक्स की तरफ, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये आपको हेल्पफुल होगा अल्टीमेटली इंडियन ज्योग्राफी के मॉनसून वाले टॉपिक को समझने में। जनरली हम होता क्या है कि मॉनसून वाले टॉपिक को कहीं से भी किसी किताब से उठा करके पढ़ लेते हैं, किसी भी लिटरेचर को उठा करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कि विंड कैसे ब्लो होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस क्या हैं, कोरियोलिस फोर्स क्या है, और मॉनसून इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको समझने के लिए इन 2 टॉपिक्स का हमें सहारा लेना पड़ता है। और इंडिया एलियन तो है नहीं, मतलब एलियन नेशन है नहीं। अर्थ में जितने भी सर्कुलेशंस हैं, प्रेशर बेल्ट्स हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करेंगी, इसलिए इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझना जरूरी है। एक बार जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो मॉनसून से या फिर इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चंस आए वो बन जाते हैं। फिर चाहे अगर ये सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया तो साइक्लोनिक टॉपिक से हो, साइक्लोन वाले टॉपिक से हो, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, टेम्परेट साइक्लोन हो या फिर एंटी साइक्लोन हो, इनसे अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो उनसे भी टेक्निकल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को समझना जरूरी है। तो आइए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे एंटर करते हैं। पहले हम देखते हैं कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिल करके बना है। कंपोजिशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिल करके बना है। तो एटमॉस्फेयर से कहा जाए किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, तो सबसे पहले एयर जो कि एक इनविजिबल एंटिटी है, फिलोसॉफी में इस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, डस्ट पार्टिकल्स, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है H2O इस एटमॉस्फेयर का जो कि गैसियस फॉर्म में है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर, जल वाष्प। ये हो जाएगा वाटर वेपर। और इसके अलावा भी होंगे प्लस लो वेट पार्टिकुलेट मैटर्स, बहुत छोटे छोटे महीन कण जिसे कहा जाएगा। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक जैसे कि हम देख लेंगे पोलन ग्रेन्स, और इनऑर्गेनिक में वो जो धूल धक्कड़ रास्ते में आते जाते सड़कों पे देखने को मिल जाता है, या फिर स्मॉग
जो घना कोहरा जैसे दिल्ली में गैस चैम्बर, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिल करके हमारा एटमॉस्फेयर बना है। तो एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में क्या किया जाएगा? एयर, पॉल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और लो वेट पार्टिकुलेट मैटर्स, ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ही लाइट वेट है, लाइट वेट या लो वेट मटेरियल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इन सब चीज़ों से मिलकर के हमारा बनता है एटमॉस्फेयर। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, जब अर्थ की बात की जाती है, सिर्फ अर्थ कहा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि अर्थ में एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड है। और अगर इस सॉलिड बॉडी की जब बात की जाएगी, तब उसे हम कहते हैं अर्थ सरफेस। ये डिस्टिंक्शन मैंने बताया था कि जब भी मैं अर्थ कहूँ तो एटमॉस्फेयर को हम इंक्लूड करके ही बोलेंगे हिट बजट वाले टॉपिक में। यहाँ से अर्थ के सरफेस से हमारा लगभग 400 से अबव में हम एक्सोस्फीयर में आ जाते हैं। लगभग 400 किलोमीटर तक हम देखते हैं कि मोस्टली कन्फाइंड है हमारा एटमॉस्फेयर। और इस 400 किलोमीटर तक के हाइट, इस 400 किलोमीटर तक के हाइट में भी मोस्टली जो 99% ये जो कंटेंट्स हैं वो कन्फाइंड हैं अप टू 35 किलोमीटर्स ओनली। मतलब कि अगर मैं इसे एक लैंड सरफेस एज्यूम करूं, यहाँ पर ऐसे करके पेड़ बना दिया मैंने, तो यहाँ से ओनली 35 किलोमीटर्स की ऊंचाई तक, इस एलिवेशन तक ही ये जितने कंटेंट हम देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के जितने भी कंटेंट्स हैं वो कन्फाइंड हैं इसके 99% तक का। यहां से फैक्ट बन सकता है आपके प्री में। ऑप्शन दे देगा कि 99% ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर कन्फाइंड टिल द एलिवेशन ऑफ 35 किलोमीटर्स, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोड नंबर 1। नेक्स्ट, जो ऑक्सीजन है इसका मोस्टली कंसंट्रेशन तो हम लोअर एटमॉस्फेयर के लेयर पर ही देखते हैं, इस सरफेस पर ही है मोस्टली, लेकिन ये लगभग 120 किलोमीटर्स तक भी पाया जाता है। तो अगर ऑक्सीजन के बारे में कहा जाए, तो अगर कोडिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिले तो ऑक्सीजन का ये बताया जा सकता है कि 120 किलोमीटर्स तक के हाइट में, तक के एलिवेशन में ये ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी लगभग 90 किलोमीटर्स तक की ऊंचाई में पाया जाता है। ये 2-3 फैक्ट है इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाएगा, हाइड्रोजन 90 किलोमीटर तक, कार्बन डाइऑक्साइड भी 90 किलोमीटर तक। और अगर इस सारे कंपोनेंट्स की बात की जाए तो मैक्सिमम पोर्शन हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में ही आएगा। अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इस एटमॉस्फेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम क्या है, एटमॉस्फेयर की इस लोअर लेयर का नाम क्या है, लोअर लेवल का नाम क्या है। अभी इतना समझते हैं। इसके बाद जो एटमॉस्फेयर में हम जब बात कर रहे हैं इसके कंपोजिशन की, जो क्या क्या कंपोनेंट से बनकर मिल करके बना है, इन सब चीजों के बारे में हम देख लिए ये सब क्या है। अब देखते हैं कि एयर क्या है। जनरली नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही रहते हैं कि आज हवा बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी लग रहा है, या फिर शीतलहर चल रहा है, हवा ठंडी हो गई है, या फिर एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, नहीं है। तो ये एयर किन किन चीज़ों से मिल करके बना है? एयर का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखिए, होमोजीनियस का तो मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर मिक्सचर का है, केमिकल कंपोजिशन अगर हम बात करें, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा।
अगर हमने आधा लीटर दूध को आधा लीटर पानी में मिला दिया तो हम कहेंगे कि 1:1 में ये दोनों मिक्स्ड हैं। तब हम कहेंगे कि होमोजीनियस इनका नेचर है, कि सबको बराबर मिलाया गया है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जब हम बात कर रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो हमें ये पता है कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उससे कम है, उससे कम में हम आते हैं तो ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा और अदर छोटे छोटे गैसेस हैं। लेकिन इन सब का प्रेजेंस यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। इनका जो क्वांटिटी है वो किसी की ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, फिर भी हमें इसे होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है। हम इसे हेट्रोजीनियस क्यों नहीं कह रहे हैं, होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ये गैसेस हैं। किन किन गैसेस से मिलकर के बना है, इससे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बन सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस गैस का कितना परसेंटेज यहां पर है, जिसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा कोडिंग दे रहा हूं नॉर्मल ट्रिक के रूप में। इसे आप पढ़ लीजिएगा। नो ए सी ने ही क्रेजी है। जब गर्मी लगती है और आपके पास एसी नहीं है तब आप क्या बोलेंगे? नो एसी नहीं क्रेजी है, नो एसी नहीं क्रेजी है। ये इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का कि एटमॉस्फेयर में ये जो एयर है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। नो, एन ओ, एन से होगा नाइट्रोजन, ओ से होगा ऑक्सीजन। नो एसी, ए सी, ए से हो गया ऑर्गन, सी से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नो एसी। ने एन ई, नियॉन। ही हीलियम। क्रेजी, क्रिप्टॉन। क्रेजी, जेनॉन। और है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। एच से हाइड्रोजन। नो एसी नहीं क्रेजी है। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से किसी भी कंपोनेंट को, 3-4 कंपोनेंट को उठा करके आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। तब आपको वहां पर मैच करना होगा, उस समय ये आपका ट्रिक काम आ सकता है। इनके परसेंटेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम में परसेंटेज बहुत कम पूछता है, ज्यादा फैक्चुअल बनाने की कोशिश नहीं करता। अगर परसेंटेज पूछ ले तो समझिएगा कि पेपर का जो लेवल है वो हार्ड है, टफ है। तो नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो है 78.08%। नाइट्रोजन का 78.08%। ऑक्सीजन का 20.95%। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है 20.95%। ऑर्गन का है 0.0093%। 0.0093%। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में सीधे आते हैं। CO2 का है 0.0036%। ये इस तरीके से ये छोटा सा फैक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने की कोशिश किया तो हम देख सकते हैं कि ये परसेंटेज भी पूछ लीजिए, बाकी नहीं पूछेगा। नियॉन का उस तरीके से देख सकते हैं 0.002%। और इधर आएंगे तो फिर 3 बार से ज्यादा जीरो लग जाएगा, 0.0004%। इस तरीके से इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। ये था हमारा कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में। यहां पर हमें यह देखना होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
और ये वाटर वेपर है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो गैसेस हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वो कैपेबिलिटी है जो अर्थ के टेम्परेचर को डे और नाइट के हिसाब से मेंटेन करके रख सके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो मैंने बताया था कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस आते हैं अर्थ के सरफेस तक और फिर यहां से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में आउटर एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। यहां पर ये जो CO2 है ये ट्रांसपेरेंट है शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को पूरी तरह से ऑल ऑफ अ सडन रिलीज होकर के आउटर स्पेस में डिस्पर्स होने नहीं देता, कुछ क्वांटिटी को वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ के सरफेस पे। इसलिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हैबिटेबल हो पाया। एट द सेम टाइम वाटर वेपर के गैसेस स्टेट की बात करें जो कि डायनेमिक है, ये इसका परसेंटेज कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहेगा अकॉर्डिंग टू इवेपोरेशन एंड विंड वेलोसिटी, बट ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगेन टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अर्थ के सबसे लोअर मोस्ट लेयर पे वेदर को, जो वेदर कंडीशन है उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, कि क्यों कभी तूफान आएगा, क्यों कभी चक्रवात बनेंगे, साइक्लोन्स बनेंगे, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेशन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये। तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर में जब हम आगे पढ़ेंगे और प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में हमने देखा है तो वहां पर ये जो वाटर वेपर है H2O गैसेस फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था मोटा मोटा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है एक्चुअल में। ऐसे तो हम जब सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो डायरेक्टली हमें नाइट है तो मून नजर आएगा और दिन है तो सूरज, खैर सूरज को देख भी नहीं सकते, बट इस बीच में जो लेयर है एटमॉस्फेयर के वो कैसे हैं उनको पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो कैसा है। एक हमारा छोटा सा टेम्परेचर का लाइन ड्रॉ कर लिए और इसे एलिवेशन के साथ हम ऊपर उठा रखे हैं दोनों साइड से। ये कुछ नहीं है, सिंपल ये एलिवेशन है। सपोज ये 10 किलोमीटर है, ये हमारा 50 किलोमीटर है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसे लगभग 80 किलोमीटर तक। 10, 50, 80 ये किलोमीटर्स में सारे किलोमीटर्स किलोमीटर्स किलोमीटर्स। स्केल नॉट मेजर्ड। देन 100 किलोमीटर्स 80, देन इसे 400 कर लीजिए 400 किलोमीटर्स। ये है हमारा किलोमीटर का एक। अब यहां पर हम देखते हैं टेम्परेचर +20 डिग्री सेल्सियस, 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, -100 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -60, -40, -20 एंड 0। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, जिसमें हम कुछ नहीं, सिंपल नाम रख दिया गया है, इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि लोअर जो लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है उसका कुछ नाम होगा, उसके बाद उसके ऊपर के लेयर का कुछ नाम होगा, उसके ऊपर को भी किसी नाम से जानेंगे और फिर इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या क्या नाम रखा गया है। इसके नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है ना, इसके नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं उसको हमें समझना होगा। इसके सबसे लोअर लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यही वो लेयर है जिसमें सारी की सारी वेदर एक्टिविटीज होते हैं। सभी वेदर एक्टिविटीज किस में हो रहे हैं?
इस ट्रोपोस्फियर में। इसके बाद आएगा ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर में आता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। यहां इस लेयर को हम कहते हैं आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, और फिर लास्ट में एक्सोस्फियर, जो कि आउटर स्पेस से धीरे से मिल जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो ट्रोपोस्फियर है यही वो लेयर है जिसमें सारे के सारे वेदर एक्टिविटीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम गैसेज हैं, अभी मैंने बताया मोर देन 99% जो कंटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के एयर के, वो कन्फाइंड है कितना तक? लगभग 35 किलोमीटर की हाइट तक, 35 किलोमीटर के एलिवेशन तक ही वो सारे गैसेस कन्फाइंड हैं, जिसमें से जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है, वंस अगेन जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर से हैं वो मोस्टली कन्फाइंड है हमारे सबसे लोअर लेवल। ऑलमोस्ट कह लीजिए हमारा ये जो अर्थ का सरफेस है उससे बिल्कुल लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलेटिवली हायर वेट के होते हैं एज कंपेयर टू अदर गैसेस, और ग्रेविटी की वजह से वो मोस्टली कन्फाइंड है लोअर लेयर पे, नेक्स्ट टू द लैंड सरफेस। इसलिए जितने भी कभी धूल धक्कड़ या फिर आंधी वगैरह चलते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर झेलना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा गर्म भी यही लेयर रहता है, क्योंकि इमिडिएटली किससे लगा हुआ है? अर्थ के सरफेस से, जिसकी वजह से कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से, लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से ये जो लोअर मोस्ट लेयर है सबसे पहले गर्म होता है, इसलिए गर्मी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर के हिसाब से हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करें तो यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और ये यूनिफॉर्म है। ऐसे हम जब ग्राफ बना रहे हैं तो यूनिफॉर्म है, लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो इस 10 किलोमीटर ये अप्रोक्सीमेटली है इस लेयर पे 10 किलोमीटर से लेकर 10 से 15 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में ये वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? कि हम देखे थे किस तरीके से इक्वेटर के पास कन्वेक्शन करंट अराइज होते हैं, ऊपर उठते हैं कन्वेक्शन करंट, जिसकी वजह से ये जो ट्रोपोस्फियर है इसका हाइट थोड़े से ऊपर तक ज़्यादा हो जाता है। बट इसी के कॉन्ट्रेरी अभी समझेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे इस ट्रोपोस्फियर के और इस ट्रोपोपॉज को। तो जो पोलर एरियाज है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, वहां पर एयर का सबडक्शन होता है, एयर मासेस डिसेंड करते हैं लैंड सरफेस पे, इस वजह से वहां पर ट्रोपोपॉज 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन इक्वेटर पे जस्ट इनवर्स कन्वेक्शन करंट अराइज हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोपॉज हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब देखिए जैसे ये हम कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फियर का ये हमारा एक लेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पर जैसे ही हमने गया तो रात के 11:59 को हैप्पी न्यू ईयर चालू हो गया, ऐसा नहीं है ना। ये धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज होते हैं, धीरे से आपको पता नहीं चलेगा कब ट्रोपोस्फियर खत्म हो गया है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो गया है। तो इस ट्रांजिशन फेज को, इस डिसकंटिन्यूटी एरिया को हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रोपोस्फियर जो है हल्का सा पॉज हो गया है, वहाँ पर टेम्परेचर भी वहाँ पर पॉज हो जाएंगे अप टू सर्टेन हाइट, इसे कह दिया जाएगा ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। और अगर इसका नाम ट्रोपोपॉज है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रेटोपॉज होगा, स्ट्रेटोपॉज। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर एनोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, तो बीच वाले पार्ट को इंग्लिश में मीसो के नाम से जाना जाता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग मीसो ऐप नहीं है ना, यहाँ पर है मीसोस्फियर, बीच के लेयर को मीसोस्फियर कहा जाएगा, मीसो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मीसोपॉज, ये सिर्फ नाम है, बस बीच वाले का नाम मीसो हो जाएगा, ट्रोपो, स्ट्रेटो, आइनो, एक्सो।
4 नाम आपको याद रखने हैं, बीच का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टेम्परेचर हम देख रहे थे, टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन एलिवेशन। ये होता है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स पे। ये एक फैक्ट है छोटा सा, इसे याद कर लीजिएगा। 165 मीटर की ऊंचाई में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लोअर लेयर का सबसे निचला पार्ट है, निचला हिस्सा जो लैंड सरफेस से लगा हुआ है, वो सोलर रेडिएशन की वजह से, लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से, इस अर्थ सरफेस के लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से पहले गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गर्म होने लगता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जब ये अर्थ के सरफेस से यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेगा, आउटर स्पेस में जाते समय पहले इस लेयर को गर्म करेगा, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, इस वजह से नीचे का लेयर सबसे ज़्यादा गर्म, फिर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। और लगभग ट्रोपोपॉज के आते आते इक्वेटर पे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर है वो लगभग -80 डिग्री सेल्सियस है, और पोल्स के पास टेम्परेचर लगभग -55 डिग्री सेल्सियस है। ये सिर्फ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोपॉज का जो डिफरेंस है इक्वेटर के पास और पोल के पास, ये टेम्परेचर वेरी करता है। इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कांस्टेंट है जब तक ट्रोपोपॉज है, इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज होता है लेकिन 0 से ज़्यादा नहीं होता। अब इंक्रीज होने का मेन रीज़न क्या है? इंक्रीज होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फियर है जो ओजोन गैस को कंटेन करता है। ओजोन, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ऐसा गैस है जो कि सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है और नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन लेयर, ओजोन गैस रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रावायलेट रेस को O3 अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर प्लस अल्ट्रावायलेट रेस के कारण यहाँ पर हम टेम्परेचर देखेंगे कि अब इंक्रीज होगा। तो हमने देखा कि क्यों ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर एलिवेशन के साथ, हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है, मैंने नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर ही बताया, और क्यों स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यही से क्वेश्चंस आपको बना दिए जाते हैं प्री में। इसके बाद स्ट्रेटोपॉज में आते हैं। यहाँ पर वंस अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ऊंचाई तक, उसके बाद अगेन डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। टेम्परेचर वंस अगेन डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन करेगा? क्योंकि यहाँ पर ना तो ओजोन लेयर के जैसा कोई ओजोन गैस है जो कि सनरेज को एब्जॉर्ब करे और टेम्परेचर को बढ़ाए, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और फिर आयनोस्फीयर, वंस अगेन टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और फिर सीधे एक्सोस्फीयर। ये लगभग -80 से -100, इसे एक मिनट, -80 से -100 -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक ये डिक्लाइन हो सकता है, और फिर यहाँ से टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर इंक्रीज होने का रीज़न क्या है कि ये जो आयनोस्फीयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग दिख रहा है। क्या बोला मैं? आयनोस्फीयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, छोटे छोटे, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। और फिर आ जाते हैं एक्सोस्फीयर में। ये जो आयनोस्फीयर है, इस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से जो भी रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स इस लैंड सरफेस से ह्यूमंस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं।
यही कारण है कि रेडियो के लिए नॉर्मली जो एंटीना लगाया जाता है या फिर मोबाइल्स वगैरह के लिए जो एंटीना हमारे मोबाइल सेलफोन्स में जो लगे हुए हैं वो नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे काम चल जाता है। लेकिन टेलीविज़न के लिए या फिर अदर इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे सैटेलाइट से हमें कम्युनिकेशन करना हो, तो उनके लिए हमें लार्जर एंटीनास की आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही आयनोस्फीयर में जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, उन्हें वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ये रहा लास्ट का हमारा एक्सोस्फीयर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा एनोपोज, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रोपोपोज और ट्रोपोस्फीयर। जब हम ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं या फिर क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली स्टडी कर रहे होंगे इस लेयर के बारे में, 0 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई बेसिकली, और उसमें भी सबसे ज़्यादा 0 से 8 किलोमीटर तक की हाइट में, एलिवेशन में। अब एक सवाल आपके मन में यहाँ पर ये आ रहा होगा कि जब मैं बार बार एलिवेशन कह रहा हूँ, 0 से 10, 0 से 50, 0 से 80, 0 से 400, तो ये 0 में मान कहाँ से रहा हूँ? क्या अपने घर से यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से, या फिर अपने घर की इस छत से, या इस ब्लैक बोर्ड से, इस व्हाइट बोर्ड से, कहाँ से माना जा रहा है? अगर हम अर्थ के किसी भी सरफेस को लेंगे तो वहाँ से एलिवेशन को मेजर करने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आएगा कि हम कहाँ से लें, क्योंकि हर जगह का जो टोपोलॉजी है वो अर्थ के सेंटर से डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए एक नॉर्मल सा कंसेंसस ये है कि हम मीन सी लेवल को मेजरमेंट का एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जो हमारा ये लैंड सरफेस है, इसमें ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा माउंटेन हो गए, ये हमारा प्लेटूज हो गए, और इसके बाद प्लेन्स अलग अलग। इसमें जो सी है, इसके इस लेवल को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है एज अ 0 के रूप में। इसके ऊपर हम जब भी हम इस हाइट की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से बात हो रही है? इस सी लेवल से। और इस सी लेवल को ही क्यों लिया गया है, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। सी लेवल को इसलिए लिया गया है क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से ऑलमोस्ट जो सी लेवल है वो यूनिफॉर्म है। किस चीज़ के लिए? डिस्टेंस के लिए, थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। कैसे? अगर मैं इक्वेटर के पास हूँ तो यहाँ से सेंटर से जो इसका रेडियस है वो 6378.1 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर के आसपास है। पोल्स पे थोड़ा सा कम है। यहाँ से जब मैं ओशियन के लेवल को मेज़र करूँगा तो लगभग इतना हमें दिखाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस सेंटर से माउंट एवरेस्ट को मेज़र कर दूं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रॉकी माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स, इन सबको मेज़र करूं तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स आएंगे। लेकिन जो सी लेवल है वो ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस है लगभग सभी तरफ इस सेंटर से अर्थ के। इसलिए हमने इस सी लेवल को ही एज अ रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। इसके रेस्पेक्ट में ही सारे एलिवेशंस को, चाहे वो कोई फ्लाइट हो, उसके हाइट को अगर मापना हो तो उसके एलिवेशन के लिए हम इस मीन सी लेवल को रेफरेंस पॉइंट लेंगे। किसी माउंटेन को मेज़र करना हो, किसी प्लेन को, किसी प्लेटू को, जिन्हें भी हमें मेज़र करना हो, इस सी लेवल को, मीन सी लेवल को ही हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो ठीक उसी सीक्वेंस में हम जिस हाइट की बात कर रहे हैं वो है मीन सी लेवल के रेफरेंस में, उसके रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा हाइट, एलिवेशन और एल्टीट्यूड जिसे कहा जाता है। तो यहाँ तक था हमारा एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। हमने देख लिया कि एटमॉस्फेयर किस किस से मिल के बना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिल करके एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। उसके बाद हम अभी तक देख लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का, कि बेसिकली किस स्ट्रक्चर में, किस लेयर में, जो लेयर्स इनके डिवाइडेड हैं उसमें कितना टेम्परेचर है, अब कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस डायग्राम को बस आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में भी डिक्रीज होता है, मेसोस्फियर में इंक्रीज होता है, और
आयनोस्फीयर में डिक्रीज होता है। तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में तो डिक्रीज होगा लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होता है। तो इसके इंक्रीज और डिक्रीज वाले पॉइंट से, इस डायग्राम से ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या है? नॉर्मल प्रेशर का मतलब होता है दबाव, हिंदी में दबाव, दाब जिसे कहा जाता है। लेकिन ये प्रेशर है क्या एटमॉस्फेयर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से? एक ऐसा कॉलम जो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में मेजर किया गया हो। अभी जो मैंने कॉलम बनाया था उसी कॉलम की बात की जा रही है, लेकिन ये तो रैंडमली बनाया था। अगर इमेजिन कीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा एरिया लिया और उसके ऊपर ऊंचाई तक जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है वहां तक के हाइट में उस पर्टिकुलर एरिया पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि प्रेशर एक्सर्टेड ओवर अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया। ये सपोज आपका एक टेबल है समझ लीजिए, जिस पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं। सपोज इसके मैं एक छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर एक कॉलम होगा, बड़ा सा कॉलम। उस कॉलम में, इस कॉलम ऑफ एयर की वजह से यहां पर इस पर यूनिट एरिया में कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसे मेजर कैसे करते हैं? इसे मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट आता है, बैरोमीटर। मर्क्यूरी इसमें लगा होता है इस बैरोमीटर में, उससे इसे मेजर करते हैं कि कितना वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अगर मीन सी लेवल की बात की जाए तो ये लगभग 1013.2 मिली बार के आसपास मीन सी लेवल पे इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसका यूनिट है, इस बैरोमीटर से जो मेजरमेंट होता है, या फिर कह लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो यूनिट है वो है मिली बार। द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर पर्टिकुलर यूनिट एरिया, और उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे जो एयर का कॉलम बन रहा है उस कॉलम के द्वारा, बाय द कॉलम ऑफ एयर, कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसे मापा जाता है बैरोमीटर से, यूनिट है मिली बार, और एक एवरेज है मीन सी लेवल। अभी जिस मीन सी लेवल की बात की गई वहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो लगभग इतना के आसपास है, 1013.2 मिली बार। ये 13 पॉइंट, कहीं कहीं बुक में 13.3 मिली बार भी दिया जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये था हमारा प्रेशर। अब जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर जगह एक समान प्रेशर नहीं होगा। क्या बोला मैं? थ्रू आउट द अर्थ सरफेस दिस प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म। और यही वो प्रेशर डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे क्यों प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा क्यों हो रहा है। लेकिन यहां पर भी समझना यह है कि यही वो प्रेशर डिफरेंस है जो कि एयर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम विंड कहते हैं। विंड क्या है? बेसिकली द मूविंग एयर इज नोन एज विंड। इस विंड के लिए न सिर्फ ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है बल्कि इस विंड के वेलोसिटी को भी यही प्रेशर डिटरमाइन करता है। जाहिर सी बात है, ज्यादा प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी, कम प्रेशर कम वेलोसिटी। तो जब हम किसी सरफेस पे, सपोज ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस पे प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे। सपोज ये एक प्लेस है जहां पर
इस पॉइंट पे ये जो डॉटेड डॉटेड पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ या सेम मिलीबार का प्रेशर लग रहा है। तो इन सारे लाइंस को मैं एक इमेजिनरी, इन सारे पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को, सारे प्लेसेस को इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। क्या बोला मैं? हॉरिजेंटल सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स एक्सर्ट होते हैं, उनमें से जो सेम मेजरमेंट के प्रेशर्स हैं, उन प्लेसेस को मैं इमेजिनरी लाइन से अगर ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा आइसोबार। आइसोबार, तो आइसोबार का डेफिनेशन क्या हो गया? आइसोबार इज एन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइंस सच प्लेसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल अपने शब्दों में देखना है। इसके अलावा अगर यहाँ पर थोड़ा कम प्रेशर का पॉइंट्स होगा, इन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए मैं लाइन बना दूं तो अगेन ये सब क्या बन जाएंगे मेरे आइसोबार्स। और इसी आइसोबार्स की वजह से हम देखेंगे कि विंड्स ब्लो होंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये जो ब्लू लाइन है ये अगर हाई प्रेशर वाले आइसोबार है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये एज कंपेयर टू दिस ब्लू लाइन दे आर लो प्रेशर आइसोबार्स। तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि हमेशा विंड जो है किधर से ब्लो होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसे टेक्निकल टर्म में हम कह देंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एक यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जो कि प्रेशर की वजह से है, और यहाँ से विंड्स का ब्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर डिटरमाइन क्या करेगा कि विंड का वेलोसिटी क्या होगा? अगर ये जो आइसोबार्स हैं वो बहुत दूर दूर है, एकदम दूर दूर, आराम से 10 किलोमीटर में गया तो 0.00 मिलीबार, 0.001 मिलीबार, उसके 20 किलोमीटर बाद 0.002 मिलीबार डिक्रीज हो रहा होगा। तो हवा एकदम आराम से खिलाते हुए, बसंती हवा के गाना गाते हुए निकल लेंगी, हवा हुआ बसंती हवा करके मस्त मटकते मटकते धीरे धीरे चलेगी। और वो एयर जो ब्लो होगा बहुत लो वेलोसिटी का होगा, और जब हम बाहर टहलने निकलेंगे, पतंग उड़ाने निकलेंगे, तो वो हमें बहुत प्लीजेंट सा फीलिंग देगा। लेकिन अगर इसी आइसोबार को मैं कंजस्टेड कर दूं, पास पास लिया, अभी 2 किलोमीटर में गया 1 मिलीबार कम हो गया, फिर 10 किलोमीटर में गया 2 मिलीबार कम हो गया, फिर 20 किलोमीटर में गया 3 मिलीबार कम हो गया, ऑल ऑफ अ सडन तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ते जाएगा और विंड का जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ते जाएगा। जब हम साइक्लोन वाले टॉपिक में देखेंगे तब इस आइसोबार का और ज़्यादा यूज होगा कि कैसे वहाँ पर आइसोबार्स सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ से विंड ऑल ऑफ अ सडन उस सेंटर की तरफ मूव करता है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। लेकिन वहीं पर कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो स्पाइरलिंग स्ट्रक्चर लेने लगता है, और फिर हम देखेंगे कि एक फुल फ्लेज्ड साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर चाहे बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, मैक्सिको सी हो या फिर हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो, उसके वेस्ट कोस्ट खास करके यूएसए की तरफ, या फिर हमारे फिलीपींस के आसपास के जो चाइना सी हैं वहां पर क्रिएट हो। तो ये था हमारा आइसोबार। आइसोबार क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो कि ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट करता है जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट को होल्ड करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था ये। अब देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट के साथ, एलिवेशन के साथ, ये सपोज हमारा लैंड सरफेस है, यहां पर एलिवेशन के साथ, हाइट के साथ कैसे चेंजेस आते हैं। अब हम तो ये देख लिए हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारा जो विंड है वो ब्लो होगा, एयर का मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो क्या इस वर्टिकल स्ट्रक्चर में, वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस में विंड का मूवमेंट स्टार्ट होगा? पहले समझते हैं कि इस एलिवेशन के साथ, इस हाइट के साथ, जब हम सपोज ये लैंड सरफेस से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इस हाइट के साथ हम देखते हैं कि
एवरी 10 मीटर में 1 मिली बार, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 मिली बार का डिक्लाइन मेजर करने को मिलता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बट फिर भी इस सरफेस पे या फिर इस एटमॉस्फेयर पे विंड का मूवमेंट हम अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। वजह क्या हो सकता है? मैंने कहा कि हर 10 मीटर में, एवरी 10 मीटर के हाइट में 1 मिली बार का डिक्रीमेंट, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है ना। 1 मिली बार कहने का मतलब ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल इसे कर दिया जाए तो आंधी तूफान आने की नौबत आ सकती है। इस 10 मीटर में समझ लीजिए कि कैटरीना क्लास के यहाँ पर साइक्लोन्स क्रिएट हो सकते हैं, बट हम देखते हैं कि नॉर्मल है सिचुएशन। इसका रीज़न ये है कि इसके जस्ट अपोजिट काउंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, इसलिए ये बैलेंस्ड नजर आता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि जमीन से हवा जो है एकदम विगरसली ऊपर उठ रही होगी। अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो उसका रीज़न होगा कहीं ना कहीं कन्वेक्शन करंट, जो हीट एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर 1 मिलीबार पर 10 मीटर होने के बावजूद भी विंड्स का डायरेक्शन अपवर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट कॉन्ट्ररी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इस सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल केक वॉक की तरह होगा। सर्कुलेशन का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं सर्कल के जैसा फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो हम पूरे अर्थ को एज अ बॉडी ग्रुप में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमारा अर्थ और इसके चारों तरफ है हमारा एटमॉस्फेयर। मैंने अभी बड़ा बना रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, वो डायनेमिक है, सर्कुलेट हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। उन्हीं के मूवमेंट को इस टॉपिक में हमें समझना है कि कैसे मूवमेंट कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से वो किस रास्ते से किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें हमें प्रेशर बेल्ट्स को भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमारा एक और टॉपिक आएगा ITCZ नाम का। इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को पहली बार जिस इंसान ने स्टडी किया उसी के नाम से इनके अलग अलग सेल्स को, इस छोटे छोटे जो सर्कल्स इसमें बनेंगे उनको उनके नाम पे रख दिया गया है। तो जब अर्थ को लेबोरेटरी में इसको प्रैक्टिकल भी किया गया, इस अर्थ को जब तक हम स्टैटिक बॉडी अगर थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें, स्टैटिक बॉडी कहने का मतलब कि ये अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब कि समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अभी न तो सनराइज हो रहा है और न ही सन सेट हो रहा है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में अर्थ। लेकिन सनरेज आ रहे हैं, कंटिन्यूसली सनरेज आ रहे हैं, सोलर एनर्जी से रिसीव हो रहा है। उस कंडीशन में जो सन फेसिंग बॉडी है, सन फेसिंग सरफेस है, वहां पर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर गर्म होगा इस सरफेस में। और इस गर्मी की वजह से मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में कि जब भी एयर मासेस गर्म होते हैं उनका डेंसिटी डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण वो ऊपर की ओर मूव करेंगे। कोई भी चीज़ गर्म होने पर हल्का होता है और मूव करता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर के जो एयर मासेस हैं वो गर्म हो रहे होंगे और ऊपर उठने की कोशिश करेंगे।
ये ऊपर उठ गए, जो यहाँ के सरफेस पे जो एयर मासेस थे वो ऊपर चले गए। क्यों? इस गर्मी की वजह से। और जब ये ऊपर उठ गए तो मूव करेंगे दोनों ही डायरेक्शन में, पोलवर्ड्स मूवमेंट जिसे कहा जाएगा। और क्योंकि ये अभी रोटेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों जो पोलर एरियाज हैं वो एज कंपेयर टू दिस इक्वेटोरियल एरिया ज़्यादा अभी ठंडे हैं। कंपैरिजन की बात हो रही है ना, ये ज़्यादा गर्म है इस पोल्स के कंपैरिजन में, इन दोनों पोल्स के कंपैरिजन में ये गर्म है, और इसके कंपैरिजन में ये दोनों अभी ठंडे हैं। तो यहाँ पर एयर मासेस का सबडक्शन होगा, नीचे उतरेंगे, ऊपर से नीचे की ओर इनका सबडक्शन होगा, डिसेंडेंस होगा, डिसेंड करेंगे एयर मासेस। और जब डिसेंड करेंगी तो वापस ये मूव करेंगे इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब एयर मासेस अराइज हो रहे थे तो इस स्पेस को भरने के लिए कहीं से एयर मासेस आ रहे होंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर हमारा अर्थ, इसे इस तरफ भी बना लेते हैं, अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है अपने एक्सिस पे, तब हम देखते हैं कि इस अर्थ पे सिर्फ मेजरली 2 ही सेल्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन था जिसे लेबोरेटरी में करने की कोशिश की गई, सक्सेसफुल भी रहा। रियलिटी क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस रोटेशन की वजह से ये जो हम देख रहे हैं सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो अभी सिर्फ 2 हुआ है, अब ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि रोटेशन की वजह से हम देखेंगे मिड लैटिट्यूड के आसपास, इसे इधर बनाते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से हम देखेंगे कि मिड लैटिट्यूड के आसपास अर्थ के रोटेशन की वजह से मिड लैटिट्यूड के आसपास जो एयर मासेस अपर एटमॉस्फेयर में पोलवर्ड, यहाँ इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे थे, वो अब कहीं रास्ते में गिर जाएंगे दोनों ही हेमिस्फीयर में। इनिशियली जब रोटेशन नहीं हो रहा था तब इक्वेटर के पास एयर मासेस अराइज हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट, और वो ऊपर जाकर डाइवर्ज होने के बाद पोलवर्ड मूवमेंट करते थे और पोल के पास जाकर के सीधे डिसेंट होते थे। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से ये पोलवर्ड मूव तो करेंगे लेकिन रास्ते में कहीं पर गिर जाएंगे। उसे ही समझना है कि कहाँ पर गिरेंगे। इसी की वजह से हमारा जो ये जो प्रेशर बेल्ट है वो फिर क्रिएट हो रहा होगा। इनिशियल इग्निशन किसकी वजह से हो रहा है? सोलर रेडिएशन की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से। मैंने पहले ही बताया हमारे हीट बजट वाला टॉपिक में, जब आप देखेंगे तो बताया था कि किस तरीके से हीट बजट जो है लोअर लैटिट्यूड से लेकर के मिड लैटिट्यूड तक सरप्लस रहता है और हायर लैटिट्यूड की तरफ डेफिसिट हीट बजट होता है। ये एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। और ये सर्कुलेशन है इसी हीट बजट की वजह से, सरप्लस और डेफिसिट की वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट होगा। कैसे? यहाँ जो डेफिसिट एरिया है, जो हायर लैटिट्यूड वाले रीजन्स हैं, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हायर लैटिट्यूड वाले जो डेफिसिट वाले रीजन्स हैं, इन रीजन में जहाँ से हमारा सरप्लस बजट हीट बजट, सरप्लस हीट बजट के एरिया से हीट का ट्रांसफर किया जाएगा। इनके द्वारा इधर एयर, इधर थ्रू एयर और वाटर, WATER मीन्स जब हम एटमॉस्फेयर में हैं तो एयर के थ्रू इस सरप्लस हीट बजट का ट्रांसफर होगा डेफिसिट हीट बजट की तरफ, और ओशियन में वाटर के थ्रू सरप्लस हीट बजट का इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स। हम देखते हैं गल्फ स्ट्रीम, पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट, कैनरी करंट, वो सब यहाँ से आएंगे, वहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा। यही वो गल्फ स्ट्रीम है जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनेगा और वेस्टर्न यूरोप को
विंटर सीजन में भी जमने से रोक देगा। पढ़ेंगे हम थर्मल इन्वर्जन और थर्मल एनोमली में, टेम्परेचर इन्वर्जन और टेम्परेचर एनोमली में कि किस तरीके से ये क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी से क्यों यूज किए जाते हैं टेम्परेचर वाले टॉपिक में। यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन है वो ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं, इससे ज़्यादा है। बहुत सारे इसमें सेल्स का फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ इट रोटेशन ऑफ द अर्थ। सपोज ये हमारा पोल है, इसका रोटेशन हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये हमारा इक्वेटर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस टॉपिक पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हम जब बात कर रहे हैं, अब जब हम बात कर रहे हैं इस प्रेशर बेल्ट की, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की, तब हम मैंडेटरली बात कर रहे हैं इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स कहने का मतलब ये है, एक होगा हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स और दूसरा होगा हमारा ऑटम इक्विनॉक्स। ये इक्विनॉक्स क्या होते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स मतलब 22 मार्च और 23 सितंबर की बात हो रही है। इक्विनॉक्स एक ऐसा सिचुएशन है जब अर्थ पे थ्रू आउट द अर्थ सरफेस जो सन रेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। कहने का मतलब जो इक्वेटर के पास है हमारा सन रेज का परपेंडिकुलर है, रेज अभी आ रहा है, सन रेज परपेंडिकुलर है कब? इक्वेटर पे। इन्हें कहा जाता है इक्विनॉक्स। 2 बार होते हैं ये, एक मार्च में एक सितंबर में। मार्च का एग्जैक्ट डेट है 22 से 21-22 मार्च और सितंबर में है 22-23 सितंबर। इस दिन जो अर्थ के इक्वेटर पे जो सन रेज हैं परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्टली, इस डेट को कहेंगे हम इक्विनॉक्स। यहां से कन्वेक्शन करंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर अराइज होंगे। जो एयर मासेस हैं वो गर्म होकर के एयर मासेस यहां पर गर्म होकर ऊपर उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर जगह खाली होगा। इस स्पेस को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी, दोनों साइड से। अभी बता रहा हूं, इसका एक और कुछ अलग नाम है, पहले इस स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। ITCZ यहीं पर अभी एक नया कंसेप्ट है। इस एयर मासेस के अराइज होने के बाद ऊपर में अपर एटमॉस्फेयर में ये एयर मासेस अब डाइवर्ज होंगे, क्योंकि बहुत सारा एयर मासेस को वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा होगा। और मैंने बताया कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो होगा, मूवमेंट करेगा। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर से रिलेटिवली लो प्रेशर एरिया की तरफ ये अब आगे ब्लो करेंगे। उस सिचुएशन में यहां पर जो एग्जांपल था, अर्थ के रोटेशन नहीं करने के कारण ये डायरेक्टली पोलवर्ड मूव करते थे और वहां पर सबडक्ट होते थे। लेकिन यहां पर अब हम एग्जांपल में अर्थ के रोटेशन जो एक्चुअल कंडीशन है उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो विंड का यहां पर सबडक्शन होगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये यहां से सबडक्ट हो जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे। हिंदी में इसे आरोहण कहते हैं और इसे अवरोहण करते हैं। तो दोनों ही हेमिस्फीयर में यहां पर एयर मासेस का सबडक्शन होगा, और जब यहां पर हीट सोलर एनर्जी की वजह से एयर मासेस अराइज हो रहे थे, तब यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, और उस लो प्रेशर को भरने के लिए यहां से रिलेटिवली हायर प्रेशर एरिया से विंड फ्लो हो रहे थे। हायर प्रेशर क्यों? क्योंकि फिर से यहां पर एयर का सबडक्शन हो रहा है और एक्यूमुलेशन इन दोनों पॉइंट पर हो रहा होगा। ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़े आगे है ये, 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री लैटिट्यूड, और ये
30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। स्टेप बाय स्टेप इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करना कि कैसे हो रहा है। अब जब यहाँ पर एयर मासेस का सबडक्शन हो गया है, डिसेंडेंस हो गया है, तो यहाँ पर एयर मासेस का एक्यूमुलेशन होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा और उस हाई प्रेशर जोन से, हाई प्रेशर एरिया से वापस से एयर मासेस डाइवर्ज होंगे और सरफेस में, लैंड सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस के सहारे वो आगे मूव करेंगे, किधर, जिस तरफ लो प्रेशर एरिया होगा। तो अगेन कुछ एयर मासेस इधर गए, कुछ इधर मासेस उधर गए, आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, आधे लेफ्ट जाएंगे, आधे राइट जाएंगे, बाकी मेरे पीछे आएंगे, तो बाकी कोई बचा नहीं। ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, यहाँ से डाइवर्जेंस हुआ एयर मासेस का, डाइवर्जेंस हो गया एयर मासेस का। वंस अगेन यहाँ पर जब दो, अच्छा, पोलर एरिया से जो ठंडी हवाएं इस एग्जाम्पल में हम देख रहे थे आ रही थी, वो इस 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास कहीं पर कन्वर्ज होंगी, यहाँ से जो मिड लैटिट्यूड से विंड ब्लो हो रहा है, इस मिड लैटिट्यूड से विंड, रिलेटिवली वार्मर विंड जो है ब्लो हो रहे हैं। इसे थोड़ा सा वार्म कर दिया जाए ताकि समझने में आसानी हो। वो जाकर के पोल से आने वाले रिलेटिवली कोल्ड चिल्ड विंड से आकर कन्वर्ज होंगे, मर्ज होंगे, लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के हैं। तो जाहिर सी बात है जब दो अलग अलग टेम्परेचर के लोग आमने सामने आ जाएं, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लोग आमने सामने हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई होगा। लड़ाई किस रूप में होगा इनका? गरज चमक के साथ, बारिश के साथ, या यूं कह लीजिए ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर फ्रंट बनाएंगे। तो साइक्लोन वाले टॉपिक में हम देखेंगे साइक्लोन दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो यहाँ पर है, लोअर लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स, जिसे फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के विंड्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। इनके कन्वर्जेंस की वजह से फ्रंट बनेगा दो, एक वार्म फ्रंट और एक कोल्ड फ्रंट। ये जब आपस में मिलेंगे, टकराएंगे, तब जाहिर सी बात है बारिश होना तय है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रंटल साइक्लोन। अभी यहां पर समझते हैं कि जब पोल से कोल्ड विंड्स मिड लैटिट्यूड से आने वाले वार्म विंड से कन्वर्ज होंगे, मर्ज होंगे, तब इनका असेंडेंस होगा, असेंडिंग होगा, ये ऊपर की ओर उठेंगे और यही वंस अगेन ऊपर में जाकर हाई प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ एयर मासेस होगा और यहाँ पर नीचे में लो प्रेशर। एक बार जब एयर ऊपर में हाई प्रेशर बना लिए तो इसका मतलब है कि वो आगे डाइवर्ज होंगे किसी न किसी लो प्रेशर एरिया की तरफ। कुछ मिड लैटिट्यूड की तरफ गए, कुछ पोल्स की तरफ गए, और पोल्स के पास वापस जाकर के ये डिसेंड हो गए, और यही डिसेंड होकर के वापस मिड लैटिट्यूड की तरफ मूव करेंगे। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा यहाँ पर कि किस तरीके से अर्थ का रोटेशन नहीं होने की वजह से सिर्फ दो सेल बन रहे थे, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। अब वो अर्थ के रोटेशन की वजह से 1, 2, 3 सेल एक हेमिस्फीयर में बना रहे हैं। और वैसे ही लोअर हेमिस्फीयर में भी, इधर सदर्न हेमिस्फीयर में भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है, कहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा लो प्रेशर, कन्वर्जेंस है इसलिए। वंस अगेन यहाँ पर भी कन्वर्जेंस है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा लो प्रेशर, और यहाँ पर डाइवर्जेंस है मतलब हाई प्रेशर, और ये आगे बढ़ जाएंगे पोल्स के पास मूव करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ऊपर में लो प्रेशर बन रहा होगा और पोल के बिल्कुल अर्थ के पोलर एरियाज में सरफेस पे, लैंड सरफेस पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर जोन बन रहा है। और बिल्कुल जिस तरह योगा में हम कहते हैं यही प्रक्रिया पुनः दूसरी तरफ से भी दोहराए, तो यही प्रक्रिया इस तरफ से भी दोहरा लीजिए। ये भी एक तरह का योगा ही है, पढ़ाई करना, जो कहीं न कहीं अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं तो आपके माइंड का, आपके मेंटल स्टेटस का भी एक तरह से एक्सरसाइज हो रहा है और आपका मूड धीरे से फ्रेश होगा।
तो इस प्रक्रिया को इस तरफ भी दोहरा लीजिए अपने से। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? अगर पूछ दिया जाए कि 30 डिग्री मिड लैटिट्यूड के अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, पता नहीं सर ये कहाँ से आएगा क्वेश्चन, हमें तो नहीं पता। 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ही इंडिया का एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विंटर में या समर में किस तरीके के प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं और उसके साथ ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो अपर एटमॉस्फेयर में और लोअर एटमॉस्फेयर में किस तरीके के प्रेशर का फॉर्मेशन करते हैं। 2015 CGPSC प्री क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर नवंबर के समय राजस्थान एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया में सरफेस पे, सतह पे हाई प्रेशर का क्रिएशन होता है, स्टेटमेंट के रूप में दिया था। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन को आप नेचुरली छोड़कर ही आएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये था एक आइडियल सिचुएशन इक्विनॉक्स का, लेकिन ये सिचुएशन तो ऐसा है नहीं थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि अर्थ का अपेरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच झूलते रहता है। ये हमारा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री और यहाँ पर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ जो है आसपास हमारा यही आसपास है। तो हमें इसे पढ़ना जरूरी होगा ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि इक्विनॉक्स का ईयर तो आइडियल सिचुएशन हमें समझ में आ गया, लेकिन ये शिफ्ट भी होगा, और यही शिफ्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके लिए इंडियन मॉनसून बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो प्रीम पूछे या मेंस में पूछे। बिल्कुल बाएं हाथ नहीं, बाएं पैर का खेल होगा आपके लिए। यहाँ पर एक कंसेप्ट था ITCZ का, वो भी एक बार समझ लीजिए। ITCZ का नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि यहाँ पर जो एयर मासेस का कन्वर्जेंस हो रहा है, एक ऐसा एरिया बन जाएगा थ्रू आउट द अर्थ जहां से थ्रू आउट द ईयर एयर मासेस आपस में आके कन्वर्ज हो रहे होंगे और कन्वर्ज होकर के अराइज कर रहे होंगे। इसका नाम में क्लियर है, इंटर ट्रॉपिकल। दो ये जो ट्रॉपिक्स एरिया, दो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, यहां से एयर मासेस आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्जेंस, और उनका एरिया जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को भी थर्मल इक्वेटर भी कहा जाता है। अभी तक हमने अर्थ में सिर्फ एक इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, इसे जियो इक्वेटर भी कहते हैं। जियो इक्वेटर जो कि फिक्स है, एक इमेजिनरी लाइन है, हमारे लैटिट्यूड का एक हिस्सा है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड भी होता है इक्वेटर, जिसे जियो इक्वेटर कहते हैं। और एक होता है थर्मल इक्वेटर, जो कि क्या चीज है एक्चुअल में, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर गर्म हवाएं आपस में आकर के मिलती हैं और अभिसरित होती हैं। इनका अभिसरण होता है, अपसरण होता है, अपसरण सॉरी, अराइज होती हैं, अपसरित होती हैं, ऊपर ऊपर उठती हैं सतह से अपर एटमॉस्फेयर की तरफ। पहली बार इसका स्टडी करने वाले इंसान का नाम था हेडली, तो उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया हेडली सेल। इसे कहा जाता है हेडली सेल। ये जो दो इक्वेटर के आजू बाजू दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे, ये एक सेल है, ये एक सेल है जिसका नाम है हेडली सेल। इसका नाम है फेरल सेल, फेरल सेल, हेडली सेल, फेरल सेल, और ये हमारा पोलर सेल, पोलर सेल, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल।
3 सेल्स को हमें इसमें पढ़ना है इक्विनॉक्स के कंडीशन में। अब हम आते हैं सीधे उस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा हमारा कंसेप्ट को क्लियर करेगा इंडियन मॉनसून के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इस अर्थ नहीं, इस यूनिवर्स पे कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, हर चीज़ डायनेमिक है, हर हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा, एक हमने बना लिया कंडीशन इक्विनॉक्स का, इसके बाद एक हम बना लेंगे समर और एक विंटर। ये सिचुएशंस अलग अलग हमने क्रिएट कर लिए। कैसे? इक्विनॉक्स के समय सन का परपेंडिकुलर रेस अर्थ के जियो इक्वेटर पे होता है, समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास और विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, जिसकी वजह से ये जो हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी शिफ्ट होते रहेंगे। कैसे शिफ्ट होंगे इसे समझते हैं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम इक्विनॉक्स वाले कंडीशन को। इस समय हमारे जो बेसिकली 3 सेल्स बने हैं उनको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारा पहला सेल, दूसरा सेल। इक्विनॉक्स के समय ट्रेड विंड्स अर्थात इस टॉपिक पे हेडली सेल में 30 डिग्री लैटिट्यूड से जियो इक्वेटर की तरफ जो विंड्स सरफेस पे ब्लो कर रहे हैं, ये अभी सरफेस का डायग्राम है ना, बिल्कुल सरफेस का, ऐसा समझिए कि आप सैटेलाइट से भी देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड विंड्स ब्लो हो रहे हैं। इसी के अपोजिट में 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ हम देखेंगे कि वेस्टर्लीज ब्लो हो रहे हैं, और फिर पोलर विंड्स, पोलर ईस्टर्ली विंड्स, इनके डायरेक्शन के हिसाब से इन्हें नाम दे दिया कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। हमने देखा था, एक बार इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। यहाँ से ट्रेड विंड्स ब्लो हो रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 30 से 0 डिग्री के बीच में, और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स ब्लो हो रहे हैं और इसके अपोजिट में पोलर ईस्टर्ली विंड्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डाइवर्जेंस जोन है। यहाँ पर हम देख रहे थे किस तरीके एयर का सबडक्शन हो रहा था। यहाँ पर ये है कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पर एयर का राइज हो रहा था, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ रहे थे, और वन सेकेंड यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन है जो कि ऊपर उठ रहे थे एयर मासेस। ये वो जो पुराना डायग्राम है उसे में से ऐड कर लीजिएगा। ये था हमारा इक्विनॉक्स का कंडीशन। लेकिन अब सन कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, ऊपर नीचे कहना गलत है, कभी नॉर्थवर्ड जाएगा, कभी साउथवर्ड जाएगा। ये अपेरेंट मूवमेंट है ना, एक्चुअल में सन तो स्टैटिक है अपनी जगह पे, बस अर्थ जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो उसके टिल्ट होने की वजह से 23.5 डिग्री टिल्टनेस की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अर्थ एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की तरह ऑक्सीलेट करते रहता है, ऑसिलेशन वहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रेशर बेल्ट आपस में शिफ्ट होते रहेंगे। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ से कटा हुआ 0 से 90 के बीच में, ये हिस्सा कटा हुआ है। ये हो गया हमारे इक्विनॉक्स का सिचुएशन। दोनों इक्विनॉक्स की बात हो रही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम समर की तरफ। समर में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ओवरहेड परपेंडिकुलर रहेगा, तब हम देखेंगे कि ये जो प्रेशर बेल्ट है वो भी लगभग 10 से 15 डिग्री नॉर्थवर्ड सब के सब शिफ्ट हो जाएंगे।
कैसे शिफ्ट होंगे ये देखिए, ये हमारा सपोज इक्वेटर है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और सपोज इसे यहाँ से 90 मान लेते हैं, अभी समझने के लिए इसे हम 90 मान लेते हैं, 90 डिग्री। प्रेशर बेल्ट यहाँ पर अब शिफ्ट होंगे अकॉर्डिंग टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो ट्रेड विंड्स हैं जो अब तक ब्लो हो रहे थे 30 से 0 डिग्री के आसपास, अब वो ITCZ, ये जो ITCZ है इसके शिफ्ट होने की वजह से ये अब मूव कर जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यही वो ट्रेड विंड है, इसका नाम लिख लीजिए, ट्रेड ईस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड और ये पोलर ईस्टर्ली विंड। यही वो सदर्न हेमिस्फीयर का ट्रेड विंड है। सदर्न हेमिस्फीयर का ये जो ट्रेड विंड है, यही इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद कॉरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से स्लाइटली राइटवर्ड टिल्ट होगा और इंडिया में 0 डिग्री, ये सब ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा कैंसर था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा बड़ा बनेगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडियन मॉनसून के रूप में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ITCZ इस जगह से, ITCZ इस जगह से खिसक करके अभी यहाँ पर आ गया है। यही वो ट्रेड विंड है जो कि इंडियन मॉनसून को बूस्ट करेगा। इसके अपोजिट इस तरफ देखेंगे कि जो नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट है वो भी स्लाइटली नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुका होगा, और जो पोलर विंड्स हैं वो भी थोड़े से आगे आ चुके होंगे, और इस एरिया में इनका कन्वर्जेंस होगा, इस एरिया में यहाँ पर डाइवर्जेंस होगा, जो कि हमारा अफ्रीका का मेडागास्कर वाला रीजन है। तभी कह दिया जाता है कि मेडागास्कर के सरफेस पे जो एयर मासेस सबडक्ट हो रहे हैं, सरफेस पे डिसेंड हो रहे हैं, वो इंडियन मॉनसून के लिए इंजन के रूप में काम करते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो विंड ब्लो हुआ है वो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद ट्रेड विंड्स बनेगा, और वही इंडिया के लिए साउथ ईस्ट मॉनसून बनेगा। तो मेडागास्कर के पास जो एयर मासेस सबडक्ट हो रहे हैं, सतह पे उतर रहे हैं, वो क्या इंडियन मॉनसून के लिए इंजन के रूप में काम करेंगे? तो करेंगे। अब इसी का नेक्स्ट सिचुएशन, जो यहाँ पर हमने देखा मेडागास्कर के पास से जो साउथ वेस्ट मानसून जो बन रहे हैं, साउथ ईस्ट कह दिया था, सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून था वो, क्योंकि हमेशा एयर के ओरिजिन के हिसाब से कहाँ से वो आ रही है उसके हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं। अगर वो इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट, और इस डायरेक्शन से इधर जा रहे हैं तो हम कहेंगे साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ से आ रहे हैं तो नॉर्दर्न, और फिर सदर्न एयर, जहाँ से जो आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज आप कहीं तैयारी करने गए होंगे, अगर रायपुर में है और आप आए हुए हैं कोरबा से या फिर जसपुर से, तो क्या कह देंगे? जसपुरिया कह देंगे। रायगढ़ से आएंगे तो रायगढ़िया कह देंगे। जगदलपुर से आएंगे जगदलपुरिया कह देंगे। जैसे मस्तूरी के जो थे हमारे लक्ष्मण सर, उनको लक्ष्मण मस्तूरिया ही कहा गया। तो इस तरीके से जो जहाँ से आता है उसको उसके ओरिजिनेशन के नाम से नामकरण कर दिया जाता है, नोमेनक्लेचर इस हिसाब से। तो इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो बेसिकली ये सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स हैं, जो कि इक्वेटर को क्रॉस करके कॉरियोलिस फोर्स की वजह से साउथ वेस्ट मानसून के रूप में इंडिया में एंटर कर रहे हैं। इंडियन मानसून में इसको और डिटेल समझेंगे। अब यहाँ पर ये था हमारा 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वंस अगेन जब ITCZ शिफ्ट करेगा यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में, ITCZ शिफ्ट होगा अराउंड 10 to 15 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में, तब हम देखेंगे कि वंस अगेन जो हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी अब यहाँ के जो ट्रेड विंड्स थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, वो इस इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद
लेफ्टवर्ड टिल्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। वंस अगेन यहाँ पर एयर का सेम ये कन्वर्जेंस होगा और वो ऊपर उठेगा, जिसकी वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स हैं वो भी थोड़े से नीचे मतलब साउथवर्ड पोलवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, और ठीक उसी तरीके से जो वेस्टर्लीज हैं वो भी रिलेटिवली पोलवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा डाइवर्जेंस एरिया, और इसके बाद यहाँ आसपास हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंस एरिया। कहने का मतलब ये है कि विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑन अर्थ सरफेस द प्रेशर बेल्ट्स ऑल्सो टेंड्स टू शिफ्ट अलोंग विथ। क्या बोला मैं? सूरज के साथ साथ ये सूरज के मूवमेंट के साथ साथ ये जो प्रेशर बेल्ट हैं वो भी थोड़े थोड़े शिफ्ट होते हैं। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो इंडियन मॉनसून आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड की बात होगी। फिर चाहे प्रीम पूछे या मेन से पूछे या फिर इससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ ले, वो आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल होगा, खिलौना होगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, शायद बहुत लंबा हो गया टॉपिक। इसमें और 2-3 टॉपिक जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि विंड्स कितने टाइप के होते हैं, कोल्ड विंड्स और जो वार्म विंड्स हैं उनके अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या क्या नाम हैं, उन सब के नाम के साथ हम कोशिश करेंगे और एक वीडियो इस पर बना लिया जाए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। तो आप बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया, कितना समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि सर तो एक बार और बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और डिटेल से दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश किया जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।